हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ना एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 71 बीपीएससी का रिवीजन कोर्स हमने स्टार्ट किया है ना, उस रिवीजन कोर्स का ही फर्स्ट डेमो लेक्चर है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से। और एंशियंट हिस्ट्री में हम स्टोन एज का मैं लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी लेक्चर्स भी आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ना कुछ हिस्ट्री का ओवरव्यू देना चाहूँगी। जैसे कि हिस्ट्री को हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है वो क्या है? प्री हिस्ट्री वो है जहाँ पे हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, मतलब वहाँ की है सोसाइटी, कल्चर वगैरह के बारे में अगर हमें जानना होता है तो हम आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस की हेल्प लेते हैं। बट प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पर रिटर्न एविडेंसेस अवेलेबल थे, बट हम उनको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो मिली है उसको, पर अब तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो उस फेज़ को हम डालते हैं प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में। और हिस्ट्री वो फेज़ है जहाँ पर हमें रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, तो जहाँ के बारे में हमें ना सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से बल्कि उनके रिटर्न रिकॉर्ड से भी हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। उसके अलावा ना यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, क्रोनोलॉजी, जिससे आपको ना क्या क्या इवेंट कब कब हुए वो समझने में हेल्प हो जाएगी। इसमें ना जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हर बुक में ना कुछ अलग अलग टाइम मिलेगा, तो आप लोग टाइम पे फोकस मत करिएगा, जो इवेंट्स है उन पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आती है हमारी प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्योलिथिक पीरियड। ये जो डिवीजन होता है ना, ये हमारा स्टोन के बेसिस पे होता है। पैलोलिथिक में स्टोन जो थे वो बहुत ही इरेगुलर थे, मेसोलिथिक में थोड़े से एडवांस हुए, न्योलिथिक में और एडवांस हो गए। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो 5 लाख BC से 10 के BC है, फिर 10 के BC 6 के BC और 6 के BC 3000 BC। ये जो टाइम पीरियड था ना, ये आइस एज का टाइम पीरियड था, पैलेस्टोसीन का। तो इस टाइम पे बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होता था, तो मोस्टली जो पीपल्स थे वहाँ पे, जो ये पैलेलिथिक पीपल्स जो थे, या मेसोलिथिक, न्योलिथिक तक आते आते डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि क्लाइमेट में थोड़ा चेंज आ गया था। न्योलिथिक में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो पैलेलिथिक पीरियड था उस टाइम पे क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड था, तो मोस्टली लोग जो थे वो हंटर एंड गैदरर्स ही थे। बाकी इसकी डिटेल हम अभी आगे स्टोन एज में करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका टाइम फ्रेम था 2600 BC से 1800 BC तक। और इसी टाइम पे ना एक और फेज़ डेवलप होता है, चालकोलिथिक फेज़, जहाँ पर कॉपर के स्टोन यूज़ होते थे। पर इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जो है ना वो पता करना थोड़ा मुश्किल है। ये कहीं कहीं न्योलिथिक के पैरेलल है, कहीं IBC के भी पैरेलल है, पर जो सबसे ज़्यादा इसका डेवलप फेज़ है वो 1800 BC से 1500 BC है। फिर आते हैं एडवेंट ऑफ, उसके बाद जब हमारा डिक्लाइन हो जाता है IBC का, तो एडवेंट होता है आर्यंस का। इसका टाइम फ्रेम था अराउंड 1500 BC। यहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक एज। वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ये 1500 BC से 1000 BC तक था, 1000 BC से 600 BC तक। उसके बाद 6th सेंचुरी BC के आसपास ना बहुत से रिलीजियस मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविका, और जो महाजनपद है ना उनका भी राइज हो रहा था, 16 महाजनपद का, जिसमें सबसे पावरफुल जनपद जो इमर्ज हुई वो थी मगध। फिर मगध में कैसे कैसे रूल्स थे वो हम देखेंगे। जैसे हर्यंक डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनाग आई, फिर नंदा आई, लास्ट में मौर्य आई। मौर्य डायनेस्टी सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी और इसका एक्सपेंशन बहुत दूर तक हो गया था। फिर मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो हमारा स्टार्ट हुआ पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य पीरियड जो था वो उसमें आउटसाइडर्स और इंडिजिनस थे। आउटसाइडर्स जैसे कि इंडो ग्रीक, शाका, प्रतिहांस, कुषाण, इंडिजिनस शुंगा, कानवा और सतवाहंस। उसके बाद जब हमारा पोस्ट मौर्य के बाद हमारी गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज हुई। गुप्ता डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। यह इसी के पैरेलल में हमारा साउथ में था संगम एज, जो 3rd सेंचुरी BC 6th सेंचुरी AD तक था। इसमें चेरा, चोला और पांड्या थे। फिर गुप्ता पीरियड के धीरे धीरे गुप्ता पीरियड जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और फिर पोस्ट गुप्ता एज आया, जहाँ पर कुछ नई डायनेस्टीज इमर्ज हुई, जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी जो अर्ली 7th सेंचुरी AD के आसपास थी। उसके बाद 750 AD तक आते आते 3 और डायनेस्टीज इमर्ज हुई। पाला डायनेस्टी जो ईस्ट में इमर्ज हुई, प्रतिहार गुर्जर डायनेस्टी वेस्ट में, राष्ट्रकूट डायनेस्टी साउथ एंड वेस्ट एंड सेंट्रल में। उसके अलावा पोस्ट संगम एज जो थी, इसमें पल्लवास अर्ली 7th सेंचुरी AD और चालुक्य मिडल 6th सेंचुरी AD। और बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी AD ये इंपीरियल चोला और मेन लाइन चोला जो थे वो डेवलप हुए। तो ये हमारे एक टाइमलाइन था जो आपको हेल्प करेगा कि कब क्या क्या इवेंट हुए। तो आप लोग इसको ना, जैसे आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस क्रोनोलॉजी को रेफर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये टाइमलाइन बना के आप लोगों को डाल दी है। और बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से।
तो अब है हमारा स्टोन एज। स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं तो स्टोन एज को, स्टोन एज जो है हमारा, स्टोन एज मतलब क्या, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो जो ओल्ड स्टोन का हम यूज़ करते थे उस पीरियड को हम बोलते थे पैलियोलिथिक पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम फ्रेम था वो था हमारा 5 लाख BC से 10,000 BC तक का। और इसमें ना लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। तो जो लोअर पैलियोलिथिक था ना, उस टाइम पे जो हम टूल्स यूज़ करते थे वो काफ़ी बिग होते थे, रफ होते थे, इरेगुलर शेप के होते थे, जैसे कि हमारे हैंड एक्सेस हो गए, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए। फिर मिडल पैलियोलिथिक में हमने ना थोड़े से एडवांस टूल यूज़ करने स्टार्ट कर दिए रेक्टेंगुलर शेप में, या फ्लेक टूल्स, जैसे कि ब्लेड, बोरर्स और बर्नियर्स। फ्लेक टूल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए एक पत्थर है, इसको हमने तोड़ा तो साइड से ऐसे ऐसे इसके फ्लेक्स निकल गए और जो बीच वाला पार्ट था उसको हमने यूज़ किया। तो ये काम तो हम लोअर पैलियोलिथिक में करते थे, पर जैसे हम मिडल पैलियोलिथिक में आए तो हमारी समझ डेवलप हुई, तो हमें पता लगा कि जो फ्लेक्स है ना हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इवन ये तो और भी शार्प होते हैं। तो फिर हमने ना मिडल पैलियोलिथिक से फ्लेक टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अपर पैलियोलिथिक आते आते हमें टूल्स की और एडवांसमेंट समझ में आई, और फिर यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रायंगुलर टूल्स का यूज़ करना, फ्लिंट टूल्स का। उस टाइम पे फ्लिंट टूल्स इंडस्ट्री बोला जाता था अपर पैलियोलिथिक को। वहाँ पे हमने यूज़ किए ब्लेड्स एंड पॉइंटर्स, वो थोड़े और शार्प होते थे उस टाइम तक ना, क्योंकि वहाँ पर आइस एज था। आइस एज मतलब प्लेस्टोसीन एपॉक था हमारा वहाँ पर। और उस टाइम पे मतलब फ्लोरा फौना जो थे बहुत ही कम थे या ना के बराबर थे, एनिमल्स भी बहुत कम थे। तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता था, हंटिंग गैदरिंग। तो वो लोग जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटर गैदरर का था। फायर वगैरह भी डिस्कवर इतनी नहीं हुई थी, वो अपर पैलियोलिथिक के टाइम फ्रेम के आसपास ही डिस्कवर हुई थी। तो वो लोग जो खाते भी थे वो रॉ मीट वगैरह ही खाते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री की, तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री जो है वो कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। क्योंकि जो सबसे पहले एविडेंस मिला था ना अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, वो रॉबर्ट ब्रूस फुटे को ही मिला था। वो फैक्ट अभी मैंने आगे लिखा है, वो सब देखेंगे। उसके अलावा फादर ऑफ हिस्ट्री जो हम बोलते हैं किसको, हेरोडोटस, जो कि ग्रीक थे। और फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है, ह्यूमन का स्कल मिला था, वो कहाँ से मिला था, वो नर्मदा वैली से मिला था 1982 में। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक की। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है वो कहाँ कहाँ से उसको मिली है, वो साइट बोरी महाराष्ट्र, हथनौरा मध्य प्रदेश, डिंडवाना राजस्थान। जो फर्स्ट चॉपर ऑब्टेन्ड हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वो सोहन रिवर वैली पंजाब पाकिस्तान से हुआ था। पहला हैंडेक्स जो है वो ऑब्टेन हुआ था पल्लावरम और अटीरापक्कम चेन्नई तमिलनाडु से। और यही जो पहला हैंडेक्स था उसको किसने डिस्कवर किया था, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उसके अलावा 44 साइट्स डिस्कवर की गई हैं बैलन वैली यूपी प्रयागराज से। 1982 में जो हथनौरा है उसको किसने डिस्कवर किया था, अरुण सोनकिया ने। और उनको यहाँ से क्या मिला था, उनको यहाँ से एक स्कल मिला था नर्मदा वैली में। तो मतलब जो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहला ह्यूमन एविडेंस जो है वो कहाँ से मिला था, तो वो नर्मदा वैली से ही मिला था। पहला ह्यूमन एविडेंस या ह्यूमन फॉसिल, इस पर क्वेश्चन आया भी है, तो वो हमें नर्मदा वैली से ही मिला है। फिर हम बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक की। तो मिडल पैलियोलिथिक तक आते आते ना उन्होंने थोड़ा टूल्स का एडवांसमेंट कर लिया था, वो लोग फ्लेक टूल्स यूज़ करने लगे थे। उसका थोड़ी बहुत ना लैंग्वेज भी डेवलप हो गई थी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत वो लोग आपस में एक दूसरे से इशारेबाजी में सही बात करते रहे होंगे। तो जो पहला आइडेंटिफाइड साइट, वो जो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था वो HD संकालिया ने किया था। और ये कहाँ से डिस्कवर किया गया था लोग मिडल पैलियोलिथिक को, नेवासा मध्य महाराष्ट्र से। कौन से रिवर पर, परवरा रिवर 1960 में। उसके अलावा संघाओ केव्स जो है ना वो भी मिडल पैलियोलिथिक के टाइम की है, जो कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में है। और ये जो साइट है वो कहाँ कहाँ डिस्कवर हुई थी, नर्मदा वैली पर, गोदावरी, कृष्णा, यमुना साउथ ऑफ तुंगभद्रा और सोन रिवर वैली मध्य प्रदेश से डिस्कवर की गई थी। फिर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक की। तो जो अपर पैलियोलिथिक है ना, यहाँ पर लोग थोड़ा सा और एडवांस हो गए थे। तो यहाँ से ना डेवलपमेंट ऑफ आर्ट शुरू हो गया था। यहाँ पर ना एक ऑस्ट्रिच एगशेल मिली है पाटने महाराष्ट्र से, जहाँ जिसके ऊपर ना कुछ कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ से समझ में आया लोगों को कि अच्छा ये लोग मतलब आर्ट को भी डेवलप, मतलब आर्ट वार्ट बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा ना जो भीमबेटका है वो उस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सारी साइड्स की पेंटिंग वहाँ पर हैं। पर वहाँ पर जो स्टार्ट हुई होगी ना पेंटिंग, वो टाइम फ्रेम जो उन्होंने देखा तो वो शायद रॉक पेंटिंग अपर पैलियोलिथिक के आसपास से ही स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा यहाँ पर ना कुछ बोन टूल्स भी मिले हैं। जो यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, विसादी गुजरात में। उसके अलावा चौपानी मांडो एक इंपॉर्टेंट साइट है जो सोन रिवर यूपी में है। यहाँ से ना मातृ देवी का स्टैचू मिला है, जो किससे बना है, बोन से मिला है। और ये इसका स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो है लोहंडा नाला, इलाहाबाद में।
उसके अलावा ना कुछ और जो ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो कुछ और साइट्स जहाँ पर मतलब हम एग्जैक्ट तो उसे वो नहीं कर सकते कि अपर है या लोअर है या मिडल है, पर ये जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो और भी वैलीज से मिली हैं, जैसे कि लिद्दर वैली कश्मीर में है, व्यास वैनगंगा वैली और सिरसा वैली हिमाचल प्रदेश में, बेलन वैली यूपी में, हिराना एंड साबरमती वैली गुजरात में, होशंगाबाद आदमगढ़ महाराष्ट्र में, लहानगंज गुजरात में। अब ये लहानगंज इंपॉर्टेंट है, लहानगंज से हमें 14 ह्यूमन स्केलेटन बरियल भी मिले हैं। तो ये हमारा पूरा पैलियोलिथिक था। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक की। तो अगर हम मेसोलिथिक साइट की बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, तो मेसोलिथिक को डिस्कवर किया था ACL कार्लेले ने 1867 में। जो मेसोलिथिक पीपल थे ना वो मतलब वहाँ तक आते थे, थोड़ा सा ना जो आइस एज था वो थोड़ा सा मतलब क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा हुआ, तो जो क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्म होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत फ्लोरा फाना डेवलप हुए, कुछ और भी एनिमल्स डेवलप हुए। तो ये लोग जो थे ना ये समथिंग मतलब कंप्लीट तो हम नहीं कह सकते, पर कुछ सेटल्ड लाइफ इन्होंने थोड़ी बहुत जीने स्टार्ट करी, इन्होंने थोड़ा बहुत एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। तो ये जो मेसोलिथिक पीपल थे ये क्या थे, ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे। इन्होंने हाँ इनका टूल का एडवांसमेंट काफ़ी हो गया था, इन्होंने माइक्रोलिथ बहुत ही छोटे छोटे टूल्स से स्टार्ट किए, जैसे कि छोटे से पत्थर है उसको एक डंडी पे लगा के इन्होंने तीर कमान बना लिया, या कुछ और चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट करी। उसके अलावा ये स्क्रैपर वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही माइक्रोलिथ टूल से स्टार्ट किए थे। उसके अलावा इन्होंने स्टार्ट कर दिया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर फायर की डिस्कवरी हो गई थी, तो उन्होंने फायर को यूज़ करना स्टार्ट किया था, मतलब ये रॉ की जगह रोस्ट मीट वगैरह खाने लगे थे। यूजिंग इन्होंने टेम्परेरी हट्स बना लिए थे, केव्स में रहना शुरू कर दिया था, रॉक शेल्टर्स लेना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से मेसोलिथिक फेज जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया था, और यहाँ पर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था, जिसका एग्जाम्पल हमें मिलता है भीमबेटका और लखोडियार केव से। डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस मिले हैं उसकी दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो कौन सी है, बागौर राजस्थान जो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो नर्मदापुरम में है। इसके अलावा ना यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी मतलब थोड़ा बहुत लोगों में कम्युनिटी सेंस डेवलप हुआ होगा, तो यहाँ से ना बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जो बने हैं बोन से, और उनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है महादहा प्रतापगढ़, दमदमा ये भी यूपी में है, और सराई नहराया ये भी यूपी में है। सराई नहराया से क्या मिले, हमें 4 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं सराई नहराया से, और दमदमा से ना 41 ह्यूमन ग्रेव मिली है, जिसमें से 5 डबल बरियल है और 1 ट्रिपल बरियल है। इसके अलावा लेखैया विंध्या रेंज में यहाँ से 17 ह्यूमन स्केलेटल मिले हैं, ये भी कहाँ पर है, मिर्जापुर यूपी में है। अभी जो ऑर्नामेंट्स मिले ना मेड ऑफ बोन के, ये महादहा, दमदमा और सराय नहराया से, इसका जो एविडेंस मिलता है ना वो एक बुक है पुरातत्व विमर्श, जो किसने लिखी है, जैन पांडे ने, यहाँ से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और इस पर आगे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ और भी अदर साइट्स हैं नियोलिथिक की, जैसे कि लहानगंज गुजरात में है, यहाँ से स्टोन शेल्टर मिला है। चौपानी मांडो जहाँ पे पहले टाइम क्ले पॉटरी डिस्कवर हुई थी। उसके बाद मुरहान पहाड़ यूपी में है, यहाँ पर ना रॉक पेंटिंग मिली है किसकी, चैरियट और हॉर्स की। उसके बाद सोहागी घाट यूपी में फर्स्ट टाइम यहाँ पे रॉक पेंटिंग डिस्कवर की गई थी 1867 में, ACL कार्ली ने की थी। बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में है जहाँ पर 282 माइक्रोलिथ मिले हैं। उसके बाद पैसारा बिहार में है, और जलहाली कर्नाटका में, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का क्वार्ट्स मिला है। फिर हम आते हैं नियोलिथिक फेज में। तो अगर हम नियोलिथिक फेज में आते हैं तो नियोलिथिक फेज जो था वो हमारा 6000 BC से 3000 BC तक था। यहाँ पर क्या था ना, अभी जो मेसोलिथिक पीरियड में लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था, उसके अलावा ना मेसोलिथिक में एक चीज़ और हो रही थी कि जैसे लोग कुछ भी खाते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे, तो उसके बीज गिरते होंगे तो एक नया पेड़ बन जाता होगा, फिर ऐसे वो मल्टीपल टाइम होता होगा, तो वहाँ पर लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये जो सीड्स होते हैं इनसे क्या होता है कि इनसे पेड़ बन जाता है। तो लोगों ने ना वहाँ पे सीड्स को वो करना मतलब सीड्स को स्टोर करना शुरू कर दिया था, उसका कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। और नियोलिथिक तक आते आते उनकी समझ इतनी डेवलप हो गई थी कि उनको समझ में आया कि अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो हम इससे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो नियोलिथिक, और ऊपर से क्लाइमेट थोड़ा सा और वार्म होना स्टार्ट हुआ, तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन बननी स्टार्ट हो गई। तो नियोलिथिक फेज तक आते आते लोगों ने ना एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए थे, पॉटरी का डेवलपमेंट हो गया था, वहाँ पर ग्रेवेयर और ब्लैक बर्निश पॉटरी स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा जो टूल्स में और एडवांसमेंट आ गई थी, अब ये लोग पॉलिश स्टोन टूल्स यूज़ करने लगे थे, और क्योंकि लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो उनको एक जगह पर रहना होगा, तो यहाँ से ना परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था।
इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसमें सबसे पहली साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर है, बोलन वैली बलूचिस्तान में है। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस मिला था एग्रीकल्चर का। और राइस, वीट, बार्ली, कैटल, शीप, गोट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली थी। ह्यूमन बरियल्स मिला था विद गुड्स। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में भी। और व्हील मेड पॉटरी मिली है यहाँ से टेराकोटा फिगर मिली है एनिमल और वुमेन की। उसके अलावा बलूचिस्तान में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स जैसे किली गुल मोहम्मद, अंजीरा और राना घुंडई, ये सब कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ जो साइट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि ना यहाँ पर सिर्फ मतलब अगर आप बात करें तो पैलेयोलिथिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक कल्चर, तीनों ही यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीर। तो कश्मीर की जो 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हैं गुफ कराला और बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर जो है वो किस लिए फेमस है, पिट डॉलिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मैन डॉग बरियल भी मिला है, वीट, बार्ले, पल्सेस मिले हैं, कुछ एनिमल्स के रिमेन मिले हैं। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और मिली है, यहाँ पर ना एक वेसल मिला है जिसके ऊपर बफेलो की पेंटिंग हुई है। जो बुर्ज होम है इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था हेलमेट डी टारा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन ने। फिर आते हैं हम लोग यूपी पे। तो यूपी की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है कोलडेवा। कोलडेवा में हमें क्या मिला है, रिमेन, पैडी, ग्रेन, हस्क और स्ट्रॉ मिला है। इसको डिस्कवर किया था GR शर्मा ने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और यहाँ पर हैंडमेड पॉटरी मिली है। फिर महागारा एंड पंचो इलाहाबाद में है, यहाँ पर भी राइस कल्टिवेशन के एविडेंस मिले हैं और स्टोन और हैंडमेड पॉटरी मिली है। लाहौर देवा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, और यहाँ पर फर्स्ट राइस कल्टिवेशन एविडेंस मिला है। तो देखो पहले जब डिस्कवरीज नहीं हुई तो ऐसा माना था कि जो फर्स्ट राइस कल्टिवेशन था वो कहाँ से हुआ था, वो कोलडेवा और मेहरगढ़। लेकिन जब बाद में लेटेस्ट और चीज़ें एग्जीक्यूशन हुई तो हमें ये फैक्ट सामने आया कि पूरे जो पहला फर्स्ट राइस कल्टीवेशन का जो एविडेंस है, इवन फर्स्ट एग्रीकल्चर का, वो कहाँ मिला है, वो लाहौर देवा संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में था। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा आपसे और अगर लाहौर देवा ऑप्शन में दिया है तो आपको लाहौर देवा ही टिक करना होगा, और अगर वो नहीं दिया तो फिर मेहरगढ़ एंड कोलडेवा। फिर हम बात करते हैं चिरांद। तो चिरांद जो है वो कहाँ की साइट है, चिरांद बिहार की साइट है। यहाँ से हमें स्टोन और बोन इम्प्लीमेंट मिले हैं, हट्स मिली है मेड फ्रॉम बैम्बू, और रूरल सेटलमेंट मिला है। फिर पांडु राजा ढिबरी जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। असम में दार्जिलिंग हैंडिंग और सारा तारू है। जो दार्जिलिंग हैंडिंग है ना, वहाँ से जेडाइट स्टोन मिला है। जेडाइट स्टोन जो है वो एक प्रेशियस स्टोन था, तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो ट्रेड पर्पस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता होगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुछ साइट्स जैसे उतनूर, नागार्जुन कोंडा, सिंगनपल्ली। कर्नाटका की है मस्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहाल, और तमिलनाडु की है पय्यमपल्ली। इसमें से जो 3 साइट्स हैं ना, उतनूर, संगनकल्लू और पिकलीहाल, यहाँ से ना बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारी साउथ इंडियन साइड से ऐश माउंट मिले हैं, पर उतनूर, संगनकल्लू और पिकलीहाल से बहुत बड़े बड़े ऐश माउंट मिले हैं। और यहाँ पर बर्निंग ऑफ, मतलब को जब चेक किएगा तो बर्निंग ऑफ काउडंग या बहुत सी चीज़ों को लेकर इकट्ठा करके उसे बर्न कर देते होंगे, तो बहुत बड़े बड़े ऐश माउंट्स मिले हैं यहाँ से। तो ये तो था हमारा पैलेयोलिथिक कल्चर। उसके बाद हम बात करते हैं चालकोलिथिक। चालकोलिथिक कल्चर से मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ना नियोलिथिक से लेके एक ट्रांजिशन फेज था हड़प्पा और उनके सबके पहले, इसके ना कुछ चंक मिले हैं जगह जगह। तो सबसे पहले तो चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ये लोग क्या यूज़ करते थे, कॉपर मेड स्टोन यूज़ करते होंगे, जैसे कि कंबाइंड यूज़ करते थे स्टोन और कॉपर टूल्स का। वही एग्रीकल्चर तो थी, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन था, एडवांसमेंट। हाँ, इन लोगों की पॉटरी में और एडवांसमेंट आ गया था, और मेटलर्जी आती थी इन लोगों को। रूरल कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही थी, ट्रेड वगैरह करते थे ये लोग। और उसके अलावा जो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, वीट, राइस, बार्ली, कॉटन, पल्सेस वगैरह का होता था। यहाँ पर एक चीज़ जो है थोड़ी डिफरेंट मिली है, वो ये है बरियल प्रैक्टिसेस। अभी तक जो बरियल प्रैक्टिसेस होती थी वो कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, वो लोग पार्ट बरियल, हाफ बरियल, फुल बरियल, एनिमल कुछ भी, मतलब किसी तरीके से बरियल करते थे। लेकिन चालकोलिथिक कल्चर में आते आते ना उनकी बरियल प्रैक्टिसेस बहुत यूनिफॉर्म देखने को मिली है। हर जगह जो बरियल प्रैक्टिस थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, और यहाँ पर ना बहुत सारे चाइल्ड बरियल्स मिले हैं। तो इससे हम ये भी गेस कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई रहा होगा। उसके अलावा जो कॉपर माइंस थी वो अहर, खेतरी, गिलन और झुंझुनू माइंस राजस्थान से मिल आती थी कॉपर। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर डेवलप हुए थे, उसमें से एक है जॉरवे कल्चर। जो जॉरवे कल्चर है ये कहाँ पर था, ये परवरा रिवर महाराष्ट्र में था। यहाँ पर जो लोग थे ना वो अपने बरीड देयर डेड जो था इनसाइड हाउसेस ही हो जाते थे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वो थे इम्पॉर्टेंट जगह साइट्स जो थी वो थी निवासा, इनाम गाँव, दायमाबाद, सुआलदा, बहल, प्रकाश, चंदौली,
सोनगांव और थेउरी सारी महाराष्ट्र के आसपास के रीजन में ही है। तो यहाँ पर जॉर्वे कल्चर जो था फ्लॉरिश कर रहा था और यहाँ पर यूज़ होती थी ब्लैक एंड रेड पॉटरी, और चाइल्ड बरियल भी मिला है यहाँ पर अर्न में। दूसरा जो कल्चर था वो प्रभास कल्चर था। प्रभास कल्चर कहाँ था? प्रभास कल्चर सौराष्ट्र रीजन गुजरात में था। यहाँ पर रेडवेयर पॉटरी मिली है। और ये कहाँ पर था? प्रभास पैटर्न सोमनाथ और रंगपुर में ना राइस की भी वो मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा मिलेट वीट कल्टीवेशन होता था। एक चीज़ और थी यहाँ पर बहुत सारी बीड्स मिली हैं जो बनी थी सेमी प्रेशियस स्टोन से। नेक्स्ट था अहर बानस कल्चर। अहर बानस कल्चर जो है वो बानस रिवर राजस्थान में था और गिलन राजस्थान में था। कायथा और ईरान साइड जो है वो मिली है वेस्टर्न मध्य प्रदेश से। कौन सी रिवर के किनारे? काली सिंध रिवर के बैंक में मिली है, ट्रिब्यूटरी है जो चंबल की। फिर बात करते हैं नवदा तोली। नवदा तोली कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। नवदा तोली जो है इसको डिस्कवर किया था एच.डी. संकालिया ने, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली पर है। यहाँ पर चालकोलिथिक कल्चर मिला है। और है चिरान। चिरान जो है वो बिहार में है। यहाँ पर बोन टूल्स मिले हैं जो बने हैं फ्रॉम एंटलर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना आप एक ट्रांजिशन फेज देख सकते हैं न्यूलिथिक से चालकोलिथिक कल्चर का। फिर कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी, जैसे कि यहाँ का कल्चर जो था रूरल था, वहीं पर हड़प्पा कल्चर जो था अर्बन था। यहाँ पर कॉपर सप्लाई लिमिटेड थी। इन लोगों को ब्रॉन्ज बनाना नहीं आया था क्योंकि इन लोगों के पास टिन नहीं था। टिन ब्रॉन्ज क्या होता है? टिन और कॉपर का एलॉय होता है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी थे, इसलिए एडवांस नहीं हो पाए थे। और सोशल इनइक्वालिटीज़ भी देखी जाती है यहाँ पर। कुछ और भी फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो 3 एज सिस्टम डिवाइड किया गया इस बेसिस पे स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, तो ये किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था, इसको कॉइन किया था क्रिस्टन थॉमस ने। उसके अलावा जो भीमबेटका केव्स है इसको डिस्कवर किसने किया था? वी.एस. वांगंकर ने 1957 में, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये कब किया गया ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को। इनका टाइम फ्रेम था 1814 से 1893। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? भोपाल में। फिर इस पे बेस ना कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि पहला ह्यूमन फॉसिल जो है वो कौन से रिवर पर फाउंड किया गया है? तो अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, स्कल मिला था, वो है नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी का। फिर यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बुर्जा होम से। उसके बाद एविडेंस पिट ड्वेलिंग का, वो भी कहाँ है? बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ पर है? ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग का रिवीजन हो रहा है। फिर पैलोलिथिक, उसके बाद यहाँ पर है कि हमें करेक्टली मैच करना है पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज। तो जो हमारा पैलोलिथिक एज था, यहीं पर डायरेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। पैलोलिथिक एज जो था हमारा सोन रिवर के पास था। मीजोलिथिक भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में है। उसका नियोलिथिक बुर्जा होम कश्मीर के पास, और चालकोलिथिक बानस वैली राजस्थान में। वहाँ पर बानस वैली में कौन सा था? अहर सिविलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स और लोकेशन दी हैं, तो आप लोग ना हर साइट्स की ना लोकेशन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और साइट दे दे, जैसे कि निवासा, ईसमपुर, डिंडवाना, गुडियाम केव। तो आप लोग पता है डिंडवाना राजस्थान में है, गुडियाम तमिलनाडु में है, निवासा महाराष्ट्र में है आपका, ईसमपुर जो है आपका वो कर्नाटका में है। उसके बाद यहाँ पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बुर्ज होम जो है वो किसके? रॉक कट शाइन के लिए। तो ये गलत है, हमने भी पढ़ा था ना। बुर्ज होम जो है वो कहाँ पर है, किस लिए है? वो पिट ड्वेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? न्यूलिथिक साइट है कश्मीर वैली में। उसके बाद चंद्रकेतुगढ़, केराकट आर्ट, सही और ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। फिर एक क्वेश्चन था कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर विंध्या अ नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन हैव बीन फाउंड। तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन स्केल्टन मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? लेखैया से। लेखैया कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर यहाँ पर एसर्शन और रीजन दिया है कि स्टोन एज पीपल ऑफ द माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन पैलेस्टोसीन पीरियड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। इट वॉज, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है इन दिस पीरियड। तो यहाँ पर उसका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सीरियल जो यूज़ किया गया था बाय मैन, वो कौन सा था? वो था बार्ले। अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर के वो कहाँ से मिले हैं? अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में लाहौर देवा दिया है, तो आप लोग लाहौर देवा ही टिक करेंगे, आप लोग कोल्डेवा या मेहरगढ़ नहीं टिक करेंगे। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ से मिला है? तो वो मेहरगढ़ से मिला है। फिर अर्लीस्ट एविडेंस वही सेम क्वेश्चन मेहरगढ़ से मिला है। इसके अलावा देखिए एक बीपीएस ये वाला क्वेश्चन है, न्यूलिथिक एज जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑरिजिन जो मिला है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो कहाँ से मिला है? तो वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। फिर ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो मिले हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के और एग्रीकल्चर के, वो कहाँ से मिले हैं? तो अगर डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर दोनों बोल रहा है तो वो भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पर यूपी आर ओ का क्वेश्चन है ये कि ओल्डेस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वो ऑब्टेन हुआ है बहुत सारे रीजन से, तो ये बात तो सही है। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन जो है वो बार्ली और पैटी है, तो ये भी सही, तो इसमें दोनों हो जाएगा बोथ। फिर सेटल्ड नेम द साइट विच रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, तो सेटल्ड लाइफ सबसे पहले कहाँ मिलती है, मेहरगढ़ में। फिर नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें कहाँ से मिला था, बागौर और आदमगढ़। तो बागौर कहाँ पर है, आदमगढ़ कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ये भी आपका रिवीजन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज कौन सा था, कॉपर एज था। फिर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना, अहर सिविलाइजेशन जो था, अहर जानते थे कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में। राइस वॉज अननोन, ये गलत है, राइस के बारे में भी जानते तो बी तो गलत हो जाएगा। मेटल वर्क सही है, ब्लैक रेड कलर पॉटरी ये भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद कौन से स्टेटमेंट नवदातोली है, नवदातोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, अभी मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया है। उसको डिस्कवर किसने किया था, एच.डी. संगालिया ने किया था। फिर मेगालिथ जो है वो आइडेंटिफाई कहते हैं क्या, बरियल साइट्स थी मेगालिथ, ठीक है। और ये बरियल साइट्स जो थी वो लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड्स जहाँ पे मतलब होता था वहाँ पे लार्ज स्टोन रख देते थे, कई कई जगह सिंगल स्टोन होते थे, कई जगह मल्टीपल स्टोन चारों तरफ लगा देते थे। इस तरीके से वो लोग चैम्बर टॉम या डॉलमन स्टोन अलाइनमेंट वगैरह बना के स्टोन सर्कल। उसके बाद है ऐश माउंट, ऐश माउंट आप लोगों को बताया था मैंने, ऐश माउंट जो नीलथिक साइड में कहाँ से मिली है, संगन कल्लू, उसके अलावा कहाँ से मिली है, उतनूर और पिकलीहाल से मिली है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको मैंने सिंगल पेज में ना फैक्ट्स में डाल दिए हैं। तो ये पूरा एक स्टोन एज के ऊपर लेक्चर था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे दीजिएगा, कुछ सजेशंस हैं तो। और ये हमारा कंप्लीट होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को इसकी वो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।